हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हम लेक्चर में बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये हमारा क्लास 12th की फिजिक्स है, क्लास 12th की भौतिक विज्ञान है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दोस्तों आपको मान लीजिए या तो सिंगल डेफिनेशन आपको आएगी वैद्युत द्विध्रुव की, 1 या 2 नंबर में ही आएगा। या तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पूछ लिया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। ये 2 केस बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ आपको 3 नंबर में या 5 नंबर में देखने को मिल जाएगी। ये अच्छी स्थिति वाला जो है हर साल आता है आपका 5 नंबर में या 3 नंबर में जरूर आता है। इसी तरीके से बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क जो है निकालने को आता है आपका 3 नंबर में आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसको आप अच्छे से अगर समझ लीजिए तो आप समझ लीजिए कि आपके 3 से 5 नंबर तक के कन्फर्म है एकदम। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, सबसे पहले हम इसको परिभाषित करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे अभी तक हमने जो बात की है, जैसे हमने कूलाम्ब लॉ बताया था आपको, तो उसमें बताया था कि 2 आवेश जो हैं Q1 और Q2 अगर r दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में एक बल लगने लगता है जिसको कूलाम्बिक बल कहते हैं। और एक जो हम बात करते हैं वैद्युत आवेश की, तो वैद्युत आवेश जो है वो एक सिंगल यानी कि एक एकांक रूप में जो है आपका एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि उसका अस्तित्व होता है। अगर हमारे पास में कोई भी आवेश है तो वो आवेश हमारा एक मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से क्या हो सकता है, वो हमारा अस्तित्व रखता है, स्वतंत्र रूप से कोई आवेश एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब अगर हमारे पास में 2 आवेश हैं जो कि बहुत ही कम दूरी पर एक दूसरे से रखे हुए, यानी कि ये जो 2L है ये बहुत ही स्मॉल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है आपके पास में। तो इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के 2 बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय। तो ये एक पूरा निकाय है दोस्तों। इस निकाय को क्या कहेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है कि दोनों आवेश अत्यंत निकट रखे होने चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास में कोई भी एक सिस्टम है, प्लस Q आवेश है और एक माइनस Q आवेश, यानी कि समान परिमाण, यानी कि Q जो है वो दोनों बराबर हैं, लेकिन इनके बीच में क्या है, अत्यंत अल्प दूरी है 2L। तो समान परिमाण यानी कि सेम मैग्नीट्यूड के हों बट अपोजिट इन नेचर, यानी कि एक प्लस आवेश है और एक ऐसा है माइनस चार्ज है। तो सेम आवेश होने चाहिए, समान आवेश व विपरीत प्रकृति के 2 आवेश यदि एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, तो ये निकाय जो होता है, ये सिस्टम जो होता है, इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इसके उदाहरण क्या हैं, HCl, H2O, इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। जैसे HCl आप देखते होंगे कि HCl में हमारा जो Cl माइनस होता है उस पर एक छोटा सा निगेटिव आवेश आ जाता है, और जो हमारा H है उस पर एक छोटा सा प्लस आवेश आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो बन गया, ये 2 आवेश हो गए, दोनों पर आवेश समान है, लेकिन प्रकृति कैसी है, विपरीत है। प्रकृति से विपरीत हो गई और ये दोनों एक ही बॉन्ड से बंधे हुए हैं, यानी कि इनके बीच का सेपरेशन बहुत कम होता है। ये HCl मॉलिक्यूल है, तो इस प्रकार से ये वाला जो मॉलिक्यूल है, यानी कि ये जो अणु है, वो वैद्युत द्विध्रुव की तरह बिहेव करता है। ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव जो है इसकी सामर्थ्य क्या है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव जो है इसका क्या पावर है, इसकी क्या शक्ति है, इसको हम कैसे लिखते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव जो है उसकी सामर्थ्य को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है दोस्तों, इसको ऐसे आप समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है उस वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि अगर हमारे पास में वैद्युत द्विध्रुव है तो उसमें से जो 2 आवेश हैं, एक प्लस Q आवेश है और एक क्या है, माइनस Q आवेश है, तो दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और विपरीत प्रकृति है। प्रकृति का मतलब एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है। तो समान आवेश तथा विपरीत आपके जो है समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को ले लीजिए, उसका परिमाण ले लें, तो प्लस Q ही होगा, सीधी सी बात है, परिमाण तो हमेशा प्लस में होता है।
तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। तो मान लीजिए हमारे पास में एक ए बी वैद्युत द्विध्रुव है और इसमें एक ये जो है वो प्लस चार्ज है और दूसरा वाला कैसा चार्ज है, माइनस में चार्ज है। तो दोनों में से किसी एक का परिमाण ले लीजिए, यानी कि क्या ले लिया हमने, क्यू ले लिया, और दोनों के बीच की दूरी हमने क्या ले ली है, 2l ले ली है। तो एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर होता है, और इसकी दिशा जो है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, यानी कि इसकी दिशा होगी फ्रॉम बी टू ए हो जाएगी। इसकी दिशा क्या हो जाएगी आपकी, बी टू ए हो जाएगी। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो कभी कभी इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं आपके 1 नंबर में या 2 नंबर में, और इसी तरीके से एक सवाल भी दे देंगे आपको कि ये मान लीजिए कि एक जो है इस तरीके का कोई निकाय बना हुआ है, इस पर 2 कूलाम आवेश है प्लस का, और इस पर जो है माइनस का 2 कूलाम आवेश है, और इनके बीच की दूरी जो है वो मान लीजिए आपका 0.1 मिलीमीटर है या पॉइंट जो भी है। तो अब इसमें आपको कह दिया जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालिए। तो क्या करना है आपको, क्यू इंटू 2l निकालनी है। 2l क्या है आपका, 0.1 मिलीमीटर हो गया, तो 2 कूलाम हो गया 0.1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁴, यानी कि ये वाला 10⁻⁻1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴, इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर। तो इस तरीके से आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मान निकाल सकते हो। सिंपल क्वेश्चन आपको आएंगे, तो ज़्यादा की टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, लेकिन ये आपको 2 नंबर तक दिला सकता है अगर वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आपको समझ में आती है। अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसके 2 केस बन जाते हैं। पहला जो केस है वो है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो जा करके कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वहाँ पर हमने बात किया था सिंगल आवेश अगर है, उसके कारण r दूरी पर कोई अगर बिंदु है P, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो यहाँ पर 2 स्थितियाँ हैं, एक अच्छी स्थिति है और एक निरक्षी स्थिति, यानी कि हमारा अगर द्विध्रुव है तो उसकी अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और अगर अक्ष पर नहीं है, कहीं उसके लंबवत है, तो क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं हमारे पास में एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो इसमें ऐसे ही आपको लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। कौन सा वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी है आपके पास में, ए बी हो गया। ए पर आपके पास में प्लस क्यू आवेश है और बी पर कैसा आवेश है, माइनस क्यू आवेश। इससे फिर स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी रखा हुआ है। कितनी दूरी पर रखा हुआ है, स्मॉल पी दूरी पर एक बिंदु पी रखा हुआ है। इसको ले लेते हैं माइनस क्यू आवेश, इसको ले लेते हैं प्लस क्यू आवेश। ये बी हो गया आपका, और एक ये हमने मान लिया कि ए हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमने कितनी मानी है, 2l, यानी कि अगर इनका हम केंद्र बिंदु मान लें o, यानी कि बिल्कुल आधा आधा कर दे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी l, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी l। यानी कि o जो है वो सेंटर है, इसका केंद्र है। तो केंद्र है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये इतना पोर्शन आधा हो जाएगा और इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। अब हमने मान दिया कि ये जो केंद्र है, इस केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों कि, तो दोस्तों हमने मान लिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो 2 समान व विपरीत आवेशों, ये एक आपका B हो गया पॉइंट और एक ये हो गया A पॉइंट। तो AB एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ये AB 2 समान आवेशों प्लस Q तथा माइनस Q से मिलकर बना हुआ है, 2 समान व विपरीत आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। माना इस वैद्युत द्विध्रुव का जो केंद्र है, जो सेंटर पॉइंट है, वो क्या है, O है आपके पास में, और इस O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है आपका कैपिटल P, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि अगर हमारे पास में, जैसे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर ये जो है आपका Q आवेश है और इसे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P रखा हुआ है, तो इस P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है 1/4πε0
क्यू बटे आर स्क्वायर, यानी कि आवेश और उससे कितनी दूरी पर रखा हुआ है, इन्हीं दोनों चीज़ों पर हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करती है, डिपेंड करती है। अब आ जाइए इस वाले फिगर को हम फिर से समझ लेते हैं एक बार। हमने मान लिया हमारा जो है ये आवेश है प्लस क्यू और ये आवेश है माइनस क्यू, यहाँ पर एक बिंदु रखा हुआ है पी, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा आवेश है प्लस क्यू और ये आवेश क्या है, माइनस क्यू। ये हमारा ए हो गया, ये हो गया बी। अब इसका केंद्र बिंदु क्या है दोस्तों, ये मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ओ, ये दूरी हो जाएगी एल, ये दूरी हो जाएगी आपकी एल। इसको समझ लीजिए ध्यान से बस। और फिर ये बिंदु पी मिलाती है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आपकी केंद्र से इसकी दूरी हो गई आर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो निकालनी है, और इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए ये केंद्र बिंदु हो गया। अब अगर हम निकालना चाहते हैं बी पी, ये जो दूरी होगी बी पी, तो दूरी बी पी क्या होगी आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि बी ओ और प्लस दिस ओ पी, प्लस ओ पी। इसका मतलब क्या हो गया कि एल और प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको निकालनी है दूरी ए पी, तो ए पी यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में ओ पी माइनस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लीजिए इतनी, और इसमें से इतना काट दीजिए, तो इतना निकाल दीजिए। अब ये वाला पोर्शन तो क्या बचेगा, ये बचेगा, यानी कि ओ पी माइनस क्या बचेगा ओ ए, यानी कि आर माइनस एल हो जाएगा। तो दूरियां हमको पता चल गई दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ई ऑफ प्लस क्यू, यानी कि इस वाले ए वाले आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी 1/4πε0। जैसे ये वाला फिगर, जैसे इस वाले में हमने बताया था कि इस आवेश के कारण क्या होती है, आवेश ले लीजिए प्लस क्यू और उससे कितनी दूरी पर रखा हुआ है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, आवेश कितना हो गया यहाँ पर प्लस क्यू हो गया, और इस आवेश से इस वाले बिंदु की दूरी कितनी है ए पी, ये वाला ए पी है, सॉरी ए पी है ये, और ये है आपका, हाँ ये ए पी है, ठीक है, ए पी, ये ए पी, तो ए पी का स्क्वायर, यानी कि ए पी कितना है आपके पास में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ई ड्यू टू प्लस क्यू। और इसी तरीके से अगर आप निकालिए ई माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू के कारण निकालोगे तो आवेश क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस क्यू हो जाएगा, यानी कि 1/4πε0 आवेश क्या हो जाएगा माइनस क्यू हो जाएगा, और दूरी कितनी हो जाएगी बीपी, बीपी दूरी कितना है आर प्लस एल, तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप आ जाइए, जो कि हम जानते हैं कि जो भी किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर जैसे मान लो कोई सिस्टम है हमारे पास में, जैसे हमने बताया था आपको कूलाम का नियम जो पढ़ा रहे थे, तो उसमें अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाया था। तो अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था कि किसी एक बिंदु पर जो वैद्युत बल होता है वो सभी आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत बल के वेक्टर योग के बराबर होता है। इस तरीके से हमने बताया था। तो इसी तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के क्या होती है बराबर होती है। अगर हम सिर्फ परिमाण ले रहे हैं तो हम क्या ले लेंगे, आपका ई बराबर हो जाएगा E1 और प्लस E2 कर लीजिए, यानी कि दोनों को हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो अब जब जोड़ोगे तो अब इसमें ये एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर कि जैसे हमने जब वैद्युत बल रेखाएं पढ़ाई थी, तो वैद्युत बल रेखाओं में हमने ये पढ़ा था कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा प्लस क्यू आवेश से निकलती हैं, और आपका जो माइनस क्यू आवेश होता है उसमें क्या करती हैं प्रवेश करती हैं। तो अब अगर ये हमारा प्लस क्यू आवेश है तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी जो दिशा होगी, यानी कि ये वाली जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्लस क्यू, इसकी दिशा होगी ए से पी की ओर। कहाँ से दिशा होगी, क्योंकि ये हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से निकलेगी और इसकी तरफ जाएगी, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है। और अगर माइनस क्यू के आवेश के कारण निकालना चाहते हो तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेगी, इसमें प्रवेश करेगी। इसका मतलब ये है जो माइनस क्यू के कारण होगा उसमें दिशा यहाँ ए से पी होगी, इसमें बदल जाएगी, वो क्या हो जाएगी पी से बी की ओर हो जाएगी, यानी कि दोनों में दिशाएं क्या होंगी एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इसका मतलब ये है कि एक अगर आपके पास में दो आदमी हैं इस तरीके से खड़े हुए हैं और इन दोनों के बीच में अगर आप एक रस्सी दे दो तो एक रस्सी को इधर खींच रहा है और एक रस्सी को इधर खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में जो बल लग रहा है वो कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो एक ऐसा, अगर एक ही डायरेक्शन में खींचते तो एक दिशा में गति होती, अगर ये इधर खींच रहा होता तो एक दिशा में गति, लेकिन अभी क्या आ रहा है दोनों अलग अलग खींच रहे हैं तो कोई नहीं होगा, बल्कि क्या होगा रस्सी टूटने की क्षमता, यानी कि रस्सी की जो तनाव है वो बढ़ेगा और रस्सी टूट जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो घट जाएगी।
तो इसको आप देखिए ई बराबर हो जाएगा, अब वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा प्लस वाला और ये हो जाएगा माइनस वाला, तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0। बस अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, क्यू बटे क्या हो जाएगा आर, प्लस वाले में कितना था आपका आर और माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस वाले के कारण जो आया था 1/4πε0 क्यू बटे दिस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्यू बटे 4πε0 सब में दोनों में कॉमन है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो क्यू बटे 4πε0 हमने बाहर ले लिया, बचा क्या हमारे पास में 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। अभी इसमें देखिए ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी, तो हम जानते हैं कि जो a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाले फार्मूले को यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा क्यू बटे 4πε0, ये हमारा एलसीएम ले लेंगे, इसमें हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और चूंकि होल स्क्वायर भी है तो ये भी रहेगा आपके पास में। अब अगर एलसीएम लोगे तो ये आर माइनस एल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के साथ आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम ही होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, इसी तरीके से माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2l आर अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम माइनस चिन्ह हटाएंगे अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई 4πε0, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl और माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2lr। तो ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर सब कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्यू बटे 4πε0 माइनस का 4lr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये माइनस क्यों आ गया, माइनस आने का मतलब ये है कि जो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी परिणामी उसकी दिशा क्या होगी आपकी माइनस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि जो विपरीत आवेश है माइनस क्यू, तो सॉरी दोस्तों ये माइनस यहाँ इसलिए आ गया है क्योंकि हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर ई प्लस को हमने इसमें से घटा दिया, देखो ये वाली जो क्वांटिटी होगी ये ज़्यादा होगी और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी कम होगी। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा ये आर माइनस एल था तो ये आर माइनस एल, ये प्लस हो गया तो ये माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा हमने साइन कन्वेंशन में गड़बड़ कर दिया है, ये प्लस हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस और ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 4rl हो जाएगा। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आर माइनस एल था और हमने यहाँ पर आर प्लस एल कर दिया तो वो गड़बड़ हो गया, तो ये प्लस हो गया। इस तरीके से फिर आप सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा प्लस और ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस होगा तो ये प्लस भी इस तरीके से हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, इस तरीके से आप सॉल्व मतलब सिंपली और आर माइनस एल का होल स्क्वायर है तो ये आर माइनस एल ही तो रहेगा, आर प्लस एल कैसे हो जाएगा, तो नहीं हो सकता, ये प्लस हो गया, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 4rl। अब देखिए हमने आपको बताया था कि P क्या होता है, P होता है आपका Q इंटू 2l, अगर 2l डिस्टेंस है तो अब ये हमने क्या लिखा है यहाँ पर E बराबर हमारे पास में है कि ये E है हमारा रिजल्टेंट, Q बटे 4πε0 और हमारा हो जाएगा 4l को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2l इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब ये Q हो गया और 2l, इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा P हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P इंटू 2r अपान में हो जाएगा 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कि जब वैद्युत द्विध्रुव को हम मानते हैं तो उसमें ये माना जाता है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी जो है वो बहुत कम है, बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि जो भी बिंदु है P उसकी दूरी केंद्र से L से बहुत ज़्यादा है, तो L से बहुत ज़्यादा है तो आर स्क्वायर जो होगा वो L स्क्वायर से और ज़्यादा होगा। जैसे मान लो हमारे पास में एक 100 संख्या है और एक है 1 संख्या, तो जो 100 स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 10,000 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो अगर इसको 1 में से घटा भी दोगे तो लगभग क्या रहेगा वो हमारा 10,000 रहेगा, यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो होगा वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास में कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर 1/4πε0
वो है 2pr बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम लगभग लिख सकते हैं आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर जो है वो बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से। तो 1/4πε0 ये हो जाएगा 2pr बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आर की पावर 4, और ऊपर आर है तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/4πε0, ये हो जाएगा 2p/r क्यूब हो जाएगा ई वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर आर क्यूब हो गया हमारे पास में, 1/4πε0 हो गया। तो अब अगर दिशा की बात करें तो ई वेक्टर की दिशा जो होगी, पी वेक्टर की दिशा में होगी। क्यों होगी दोस्तों? क्योंकि ये अक्षीय स्थिति में जो भी बिंदु होगा उसकी दिशा में ही होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इसकी दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस। तो इसका मतलब यह है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? माइनस से प्लस की ओर होगी, माइनस से प्लस की ओर होगी। और इसका मान क्या हो जाएगा? ई वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2p वेक्टर अपान आर क्यूब, और इसकी दिशा क्या होगी आपकी? माइनस से प्लस की ओर हो जाएगी। ठीक है, तो ये दिशा हो जाएगी आपकी, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, फाइनल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। इसको समझ लेता हूँ, फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मान लिया हमने कि दो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव हैं, ए बी है, एक प्लस क्यू आवेश है और एक दूसरा क्या है? माइनस क्यू आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आपके पास में 12 है, और इसका केंद्र बिंदु O है। यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P रखा हुआ है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या किया हमने? इसको डायग्राम बनाया, फिर हमने निकाली तो दोनों बिंदु आवेशों से दूरी पर कितना है, AP निकाला और BP निकाला। फिर क्या करना है? एक Q के कारण कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो निकाल ली, और माइनस Q के कारण कितनी होगी वो निकाल ली। अब देखो, हमें देखना है कि दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो ई प्लस वाला जो होगा 1/4πε0 क्यू माइनस आर हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर ये है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर ये है। तो लासा ले लिया हमने, एलसीएम लिया, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, बटे में ये आ जाएगा। इस तरीके से जब इसको ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन कर दीजिए तो आर स्क्वायर और एल स्क्वायर ये सारा कट जाएगा, बचेगा 2LR और 2LR, ये हो जाएगा 4LR, वो भी प्लस के साथ। फिर हमने बताया कि जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होता है, उसके साथ साथ ये जो 2LR है इसको लिख सकते हैं, P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L होता है। तो हम इस 4LR को लिख सकते हैं 2L इंटू 2R लिख सकते हैं। Q इंटू 2L क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, यानी कि P बटे 2 P इंटू 2R अपॉन 4/0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फिर हमने बताया कि जो डिस्टेंस है R वो L से बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब आर स्क्वायर एल स्क्वायर बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए R जो है 100 है और L जो है वो 1 है, तो आर स्क्वायर जो होगा वो 10,000 हो जाएगा, और एक एल स्क्वायर बहुत ही कम होगा। तो अगर ऐसा है, और ऐसा ही होता है द्विध्रुव के केस में, इसका मतलब ये है हमारे पास में कि जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है वो आर स्क्वायर के लगभग बराबर हो जाएगा, क्योंकि 10,000 में से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 10,000 बचेगा। तो आर स्क्वायर क्योंकि बहुत बड़ा है, इसलिए हम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हमारा हो जाता, अगर इसको लिखते हैं तो 1/4πε0 ये हो जाएगा 2pr अपॉन में r की घात 4। तो r की घात 4 है, ऊपर r है तो एक घात कम हो जाएगी, बचेगा r की घात 3। तो इसकी दिशा क्या होगी? वही होगी जो P की दिशा होती है। तो इस तरीके से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो। ये आपका जो है 3 नंबर में सवाल आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको आना चाहिए। अब दूसरा जो हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति का मतलब है, जैसे इसमें हम क्या लिखेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले थ्योरी लिखी जाएगी कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जिस पर दो समान तथा विपरीत आवेश रखे हुए हैं, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू। ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो दो समान आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर के बना हुआ है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 2L है, तथा इनका जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? O है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाएगी। और इसकी निरक्ष पर, यानी कि इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी पर कोई बिंदु है कैपिटल P, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो हमने क्या करना है? इसको मिला देना है यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसको क्या कर देना है? यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। ये लंबवत दूरी हमने मान ली कि स्मॉल r हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो केंद्र बिंदु है O, उससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है,
तो ये हमारा थ्योरी हो गया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सबसे पहला काम ये है हमारे पास में कि इस वाली डिस्टेंस को, यानी कि सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बिंदु आवेश पर निर्भर करती है और बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वो बिंदु रखा हुआ है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु आवेश क्या है, प्लस क्यू है इस तरीके से, और ये माइनस क्यू है। तो बिंदु आवेश से ये जो दूरी होगी एपी हो जाएगी, और माइनस क्यू से लिखोगे तो बीपी हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एपी और बीपी। तो त्रिभुज ओ ए पी में देखिए, तो ये जो ए पी होगा ये हो जाएगा आपका कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से लगा देंगे तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ ए कितना है, एल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो ए पी हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर इस वाले त्रिभुज में आप लगाओगे तो जो बी पी होगा वो आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाली दूरी भी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस तरीके से आप दोनों दूरियों को निकाल सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो एक चीज़, अगर हम सिर्फ परिमाण की बात करें, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, तो ई ए यानी कि इस वाले आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, परिमाण का मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ई बी निकालो परिमाण के साथ सिर्फ, तो ई 1/4πε0 हो जाएगा क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इस ये वाली वैल्यू जो है, यानी कि ई ए का जो परिमाण होगा वही आपका क्या होगा, बी का परिमाण होगा। यानी कि इस वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो प्लस क्यू आवेश इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता देगा, वही तीव्रता माइनस क्यू के कारण भी होगी। तो अब इसको हम कैसे टोटल इसका कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, अब सदिश योग के नियम का पालन करेंगे, क्योंकि हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कैसी होती है, सदिश राशि है। पिछले वाले में सिर्फ हम ये देख रहे थे कि एक डायरेक्शन में था, तो एक डायरेक्शन हमारी ए से पी थी और एक पी से बी थी, तो दोनों को क्या कर दिया था, डायरेक्टली घटा दिया था, क्योंकि एक सीधी रेखा में था। लेकिन यहाँ पर एक कोण बना रहा है, तो इस कोण को सॉल्व करने के लिए हम सदिश योग के नियम का पालन करेंगे। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला तो आपको काम क्या करना है कि हमने आपको बताया है कि जो प्लस क्यू आवेश होता है उससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा निकलने का मतलब ये है कि इससे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी उसकी दिशा होगी ए से पी की ओर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी कुछ इस तरीके से। और हम ये जानते हैं कि जो माइनस आवेश होता है, माइनस आवेश की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रवेश करती है। तो ये एक वेक्टर हो जाएगा आपका ई बी वेक्टर, और हमारा ई ए वेक्टर जो होगा उसकी दिशा हो जाएगी ये। अब ये आपने देखा भी होगा कि अगर हमारे पास में कोई एक वेक्टर है इस तरीके से, ये वेक्टर है अगर मान लीजिए ए वेक्टर, तो इसके दो घटक हो जाते हैं। एक हो जाता है आपके पास में ए कॉस थीटा और एक हो जाता है ए साइन थीटा, ठीक है। तो अब हम यहाँ इसी तरीके से ये देख लीजिए आप कि अगर हमारे पास में ये एक्स अक्ष है और ये अगर हम वाई अक्ष मान लें, ठीक है ना, तो वाई अक्ष मान लेंगे तो देख लीजिए ये हो गया आपका। तो ये ई ए जो है इसके दो घटक हो जाएंगे, एक घटक ये हो जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा। अगर हमारा ये वाला एंगल जो है थीटा है तो ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। इसी तरीके से इस वाले को अगर हम विभाजित करें, मतलब ये वाई अक्ष हो गया, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो ज़रा ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में, ई ए साइन थीटा, क्योंकि इस वाले का जो ये कंपोनेंट होगा ये थीटा से दूसरी भुजा में, थीटा से लगी वाली भुजा में जो होता है वो हमारे पास में हो जाता है ई ए कॉस थीटा। इसी तरीके से ई बी के कंपोनेंट निकालोगे तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा ई बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका ई बी कॉस थीटा। तो ये जो कॉस थीटा के जो कंपोनेंट है वो दोनों एक ही दिशा में है, यानी कि एक्स दिशा में है, और जो मुख्य वाई घटक है यानी कि ऊर्ध्व घटक जो है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और हम ये जान रहे हैं कि ई ए जो है वो किसके बराबर है, ई बी के बराबर है। तो साइन थीटा भी जो है दोनों बराबर है। इसका मतलब ये है कि ई ए साइन थीटा बराबर है ई बी साइन थीटा के। तो अगर वाई एक्सिस में अगर हम ई वाई निकालेंगे, क्योंकि ई हमारा जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ई को हम जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि जब हम किसी भी वेक्टर को दो घटकों में तोड़ते हैं तो हमारा ए जो होता है वो हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसका जो परिमाण होता है वो हम इस तरीके से निकालते हैं, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा ये। तो इसी तरीके से ई जो होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ई को हम ऐसा लिखेंगे कि ई एक्स स्क्वायर प्लस
ई वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर ई वाई निकालें सबसे पहले, तो ई वाई क्या हो जाएगा आपके पास में, ई ए साइन थीटा, लेकिन ये किसके बराबर है, ई बी साइन थीटा के, और दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, ई वाई बराबर जीरो, यानी कि जो ऊर्ध्व घटक होगा निरक्षीय स्थिति में वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास में, ई एक्स बचेगा। क्या बचेगा, ई एक्स, और ई एक्स क्या है आपके पास में, ई ए कॉस थीटा और प्लस ई बी कॉस थीटा, और ई ए बराबर ई बी है, तो कॉस थीटा ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा आपके पास में ई। अब हम इसी को मान लेते हैं कि ई ए बराबर ई, और इसको हमने मान लिया कि कोई एक ई हो गया, ठीक है। तो 2e कॉस थीटा। अब सिर्फ हमें क्या करना है, ई तो पता ही है, सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए, तो ये जो डिस्टेंस हमने मानी थी परपेंडिकुलर, वो हमने मानी थी r, और ये वाली डिस्टेंस है r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा ये हो गया, ये हो गया आपके पास में l, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, दिस इज l अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस, यही हो जाएगा। तो इस वाले में हम e की वैल्यू रख देते हैं। e की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2 इंटू 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा l बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो हमारा आ जाएगा e बराबर 2ql। इसको देखिए अगर आप, तो हमारा हो जाएगा ये, दिस इज 2, दिस इज q, दिस इज l, ठीक है। और बच्चे में क्या हो जाएगा 4/570, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और इसकी पावर कितनी है 1। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये हो जाएगा 4/570, और जो बचेगा 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट है, इसकी पावर 2 थी और एक और हो गई, तो 2 + 1 यानी कि 3 हो गया, ठीक है। अब अगर हमारे पास में लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 3/2, क्योंकि ये जो रूट होता है, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। तो ये जो 2ql बन गया, ये क्या बन गया आपका p बन गया, 4/570 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू p, क्योंकि हमने बताया था आपको p जो होता है वो q इंटू 12 के बराबर ही होता है, और ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। फिर यही सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि आर स्क्वायर जो है वो बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से, सेम कॉन्सेप्ट जैसे अभी पिछले बारे में लगाया था। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भी लगभग आर स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे मतलब 100 है, क्वांटिटी 1 है, तो इसका मतलब ये है कि 100 का स्क्वायर करोगे 10,000 हो जाएगा, उसमें एक जोड़ भी दोगे अगर, तब भी क्या रहेगा, वो लगभग 10,000 ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ले लेंगे। तो ई जो होगा वो हो जाएगा आपके पास में p/4πε0, और क्या हो जाएगा 1/r³। इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 p/r³ हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो दिस इज दी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है, कब है, निरक्षीय स्थिति। अब इसकी दिशा देख लीजिए आप, दिशा क्या होगी, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पर कि ये जो ऊर्ध्व घटक है, यानी कि ये तो कैंसिल हो जा रहा है, तो इस दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है। दिशा क्या है हमारे पास में, अब इन जनरल इसकी दिशा देखिए आप, तो ये दिशा है। और वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो क्या होती है, माइनस से प्लस। माइनस से क्या होती है, प्लस होती है, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो प्लस एक्स अक्ष में जा रही है, यानी कि इस दिशा में जा रही है, प्लस से माइनस की ओर जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी दिशा जो होती है वो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। दिशा की क्या होती है, विपरीत। इसका मतलब ये है कि इसकी दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आप ऐसे लिखना चाहो वेक्टर राशि में, तो इस तरीके से लिख सकते हो 1/4πε0 p/r³ हो जाएगा। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, मान लिया कि हमारे पास में 2 वैद्युत द्विध्रुव हैं, एक ए है, सॉरी एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जिसमें 2 आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 है, और इनका केंद्र बिंदु ओ है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी रखा हुआ है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आवेश जो है उससे कितनी दूरी पर बिंदु पी है वो निकालना है, यानी कि ए पी निकालना है और बी पी निकालना है। त्रिभुज में ले लिया हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
वहाँ से एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ए पी निकल गया। इसी तरीके से सेम त्रिभुज ये भी है, तो यहाँ पर भी अगर हम लगाएंगे तो सेम आ जाएगा बी पी, यानी कि जो जो ए पी और बी पी है दोनों क्या है, बराबर है, और दोनों के आवेश के परिमाण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ए जितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा पी पर, उतना ही बी उत्पन्न करेगा, यानी कि ई ए बराबर ई बी बराबर ई हो जाएगा, कोई मैग्नेटिक। अब यहाँ पर हमने फिर क्या किया कि ये चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम जानते हैं कि प्लस की आवेश से हमेशा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और माइनस में हमेशा क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो हमने इस तरीके से करा दिया। अब यहाँ पर देखिए आप कि जब हमने मतलब इंटर कराया तो ये वाला एक वेक्टर हमारा इस तरीके से बन गया। इस वेक्टर के दो घटक हो गए, एक ये घटक हो गया और एक ये घटक हो गया। ये क्या हो गया आपका, क्योंकि जो थीटा से लगी हुई भुजा होती है वो कॉस थीटा हो जाती है और थीटा से दूसरी वाली भुजा साइन थीटा होती है। तो ये ई बी साइन थीटा हो गया, ये ई बी कॉस थीटा हो गया। इसी तरीके से ये ई ए है, तो ई ए का जो थीटा से लगा भुजा होगी वो होगा ई कॉस थीटा, और ये ई ए साइन थीटा। ये साइन थीटा प्लस वाई एक्स में है और ये माइनस में, और दोनों बराबर हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ई वाई जो घटक होगा वो हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा, यानी कि ई वाई बराबर जीरो। अब ई एक्स बचा, क्योंकि हमने बताया था ई बराबर ई वेक्टर क्वांटिटी है, तो ई को हम कैसे लिख सकते हैं, ई का परिमाण जो होगा वो ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर होगा। तो ई एक्स बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई वाई ई बी साइन थीटा हो जाएगा। दोनों बराबर हैं, कॉस थीटा भी बराबर है, ई ए ई बी भी बराबर है, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ लीजिए तो हमारा ये आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ से कॉस थीटा निकाला, तो कॉस थीटा ये हो गया, आधार हो गया एल, और कर्ण कितना हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू रख दी, यहाँ पर कॉस थीटा रख दिया। जब कॉस थीटा रखा हमने तो इसको फिर हमने सॉल्व किया, तो 2 क्यूएल बटे इतना हो गया, ये हो गया। फिर हमने इसकी जगह पर p रख दिया 4.70, इसको हमने लिख दिया इसे। और हम जानते हैं कि आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो बिंदु रखा हुआ है केंद्र से इतनी दूरी पर रखा हुआ है कि जो द्विध्रुव के बीच की दूरी है वो बहुत कम है, तो हमने इसको छोड़ दिया, तो बचा 1/r3, यानी कि ई बराबर 1/4.70 p बटा। फिर हमने दिशा बता दी कि इसकी दिशा जो है वैद्युत द्विध्रुव की दिशा के विपरीत, यानी कि प्लस से माइनस की ओर है। तो इस तरीके से आप दोनों तैयार कर सकते हो, ये भी आपका 3 नंबर में आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चैप्टर में इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। अब जो लास्ट इसमें बचता है वो बचता है किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण निकालना है वैद्युत द्विध्रुव पर, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो ये समझ लीजिए कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये क्या है, प्लस आवेश और माइनस आवेश से मिलकर के बना ही निकाय है। तो जब आप जैसे कूलाम का जो बल होता है, कूलाम बल ये कहता है कि अगर आप किसी फोर्स को प्लस की आवेश है उसको आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रख दोगे तो इस पर एक बल कार्य करने लगता है, और इस बल की जो दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है। यानी कि अगर प्लस की आवेश है तो उस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा कहाँ होगी, ई वेक्टर की दिशा में होगी। लेकिन अगर यही माइनस की आवेश हो जाता तो उस पर जो बल लगता वो ई के क्या लगता आपके पास में, विपरीत। ई के क्या लगेगा आपके पास में, विपरीत लगेगा, यानी कि विपरीत बल लगेगा यहाँ पर। अब अगर हमारे पास में कोई एक ए बी है, तो ए बी हम चूँकि हम जानते हैं कि द्विध्रुव जो होता है वो दो आवेश होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पेन है, तो इस पेन का ये लाल वाला सिरा जो है इस पर हमारा प्लस की आवेश है, सॉरी माइनस की आवेश मान लीजिए, और इस पर क्या मान लीजिए, प्लस की आवेश है, प्लस की आवेश है। तो प्लस की आवेश है, और अगर इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये वाली वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक है ना। तो प्लस की आवेश है तो इस पर बल लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि ये इसको इधर ले जाएगा, और जो माइनस की आवेश होगा वो इसके विपरीत लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस प्रकार से ये जो पेन होगा हमारा वो एक रोटेशन मोशन करने लगेगा, यानी कि प्लस वाला इधर खींच रहा है और माइनस वाला इधर खींच रहा है, तो ये एक रोटेटरी मोशन करने लगेगा, इस तरीके से घूमने लगेगा। और घूमने लगती है जब कोई चीज़, तो आप चूँकि जानते हैं कि न्यूटन के गति विषयक नियम से न्यूटन ने कहा था कि जब तक कोई वस्तु गति नहीं करेगी जब तक उस पर कोई बल या बल आघूर्ण कार्य ना करे। अब चूंकि ये घूर्णन गति कर रहा है, तो घूर्णन गति करने वाले जो बल होता है वो होता है बल आघूर्ण। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म यानी कि कपल ऑफ फोर्स लगने लगता है। दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये F1 लग रहा है और एक ये क्या लग रहा है, F2 लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स इस तरीके से लग रहे हैं कि ये एक परिणामी बल आघूर्ण बल युग्म बना रहे हैं, और इस बल युग्म के कारण हमारा जो विद्युत द्विध्रुव है वो घूम रहा है, घूमने लग रहा है इस वैद्युत क्षेत्र में। तो इसका मतलब यह है कि जब भी किसी वैद्युत द्विध्रुव को आप वैद्युत क्षेत्र में रखोगे तो उस पर एक बल युग्म लगेगा, फोर्स कपुल लगेगा, और उस बल युग्म के कारण हमारा वैद्युत द्विध्रुव क्या करेगा, घूमने लगेगा, उस वैद्युत क्षेत्र में क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, घूमने लगेगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब कितना बल युग्म आघूर्ण लग रहा है वो हमने निकालना है। सबसे पहले हमने मान लेना है कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरा जो है उस पर प्लस की आवेश है और माइनस की वो आवेश है बी पर, दोनों के बीच की दूरी 2l है, और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो थीटा अंश के कोण पर रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्र दिशा के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमने जैसे बल आघूर्ण जो होता है, तो बल आघूर्ण क्या होता है, फोर्स और क्रिया रेखा जो होती है
लंबवत दूरी होती है। क्रिया रेखाओं के बीच की अगर मान लीजिए दो बल हैं, तो दो बलों की जो क्रिया रेखाएं होंगी उनके बीच की लंबवत दूरी। अब क्रिया रेखा क्या होती है? क्रिया रेखा का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक बिंदु है ए और इस पर ये वाला बल लग रहा है, तो इसकी दिशा को अगर हम ऐसे देखें तो अगर आगे की ओर ये लग रहा है तो पीछे की ओर इसकी दिशा क्या होगी? इस तरीके से हो जाएगी। अगर ऐसे ही कोई पार्टिकल है, इस पर इस तरीके से बल लग रहा है, तो इसकी क्रिया रेखा क्या होगी? इसके विपरीत डायरेक्शन में जो लाइन खींची जाएगी वही इसकी क्रिया रेखा होगी। ठीक है, तो इसको डायग्राम को फिर से समझते हैं हम लोग कि हमारा एक द्विध्रुव है, इस तरीके से रखा हुआ है, सिर्फ इसी को समझ लीजिए अब। तो ये जो प्लस क्यू आवेश है, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। और माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस क्यू आवेश हो गया। अब जो क्रिया रेखा होगी वो ये क्रिया रेखा हो जाएगी इसकी, और इसकी क्रिया रेखा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। अब दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी, ये पी हो गया, ये ए हो गया, इसको मान लेते हैं एम, और ये जो कोण है वो कितना है? थीटा है। तो दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो जो बल आघूर्ण होता है वो क्या होता है? फोर्स। और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या है? ये क्रिया रेखा ये हो गई, इस तरीके से ये लंबवत दूरी होगी ए एम, यानी कि एफ गुणे ए एम। अब ए एम कैसे निकालेंगे? त्रिभुज ले लीजिए आप ए बी एम में, तो ये ए एम क्या हो जाएगा? ए एम अपान में ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये कर्ण तो हमें पता ही है 2l, तो इसका मतलब ये है कि ए एम जो होगा वो हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो इसका जगह पर हम लिख सकते हैं 2l साइन थीटा। तो f हो गया हमारा, और ये हो गया 2l साइन थीटा। अब f का जो है ये हमने लिया है परिमाण यहाँ पर सिर्फ, और ये मल्टीप्लिकेशन है, तो परिमाण क्या हो जाएगा? जैसे f जो होगा, दोनों आवेश तो समान ही है, परिमाण हमारा क्या हो जाएगा? QE, यानी कि इस वाले आवेश पर जो बल लग रहा है F1 वो हो जाएगा प्लस QE, और इस पर लगेगा F2 बराबर माइनस QE। माइनस का मतलब यह है कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लग रहा है, लेकिन परिमाण दोनों के क्या है? F1 का परिमाण बराबर है F2 के परिमाण के बराबर क्या है? QE, यानी कि F1 बराबर F2 बराबर क्या हो गया? Q। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू ई इंटू 2l साइन थीटा। इसका मतलब टाउ बराबर हो गया आपके पास में, ये 2l हो गया, ये Q हो गया, तो ये बन गया P, तो E हो गया P और साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए आप कि ये जो टॉर्क है बेसिकली, इसमें जो ये हमने थीटा लिया है, थीटा किसके किसके बीच की जो कोण है? थीटा, ये जो P है ना, माइनस से प्लस, ये हो गई आपकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी P वेक्टर, और थीटा क्या है आपके पास में? E वेक्टर की दिशा, यानी कि थीटा इज एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। तो इसका मतलब हमारे पास में हो गया कि टाउ जो होगा उसको हम लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के क्या होता है? ये बराबर होता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, PE साइन थीटा हो जाएगा। अब थीटा जैसा होगा उसी हिसाब से उस पर बलयुग्म आघूर्ण लगेगा। तो इस तरीके से आप बलयुग्म आघूर्ण निकाल सकते हो। तो ये हो गया कि अगर किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर कितना बलयुग्म आघूर्ण कार्य करेगा। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास में एक AB वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और माइनस पर उसके विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो इस तरीके से है कि इस पर अगर इस डायरेक्शन में बल लग रहा है और इस पर विपरीत दिशा में लग रहा है, तो ये इस तरीके से रोटेटरी मोशन करने लग जाएगा। रोटेशन कर रहा है तो इसका मतलब इस पर एक बलयुग्म आघूर्ण यानी कि टॉर्क काम कर रहा है, और वो टॉर्क क्या होगा? बल और दोनों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने इसको डायग्राम से समझ लिया कि दोनों क्रिया रेखाएं ये हो गई, इनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो गई? ये AM। ठीक है ना, इस AM को फिर हमने फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो फोर्स गुणे 2l हो जाएगा, 2l साइन थीटा। F के वैल्यू कोई भी की होगा तो दोनों को रख दीजिए, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा हो जाएगा। फिर हमने देखा यहाँ पर कि ये जो है आपका टाउ, जो ये थीटा क्या है? बेसिकली P व E के बीच का कोण है। ठीक है ना, तो इनके बीच का कोण है हमारे पास में, तो हमने क्या किया? इसको लिख लिया PE साइन थीटा, यानी कि P वेक्टर डॉट क्रॉस E वेक्टर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो? वैद्युत आघूर्ण निकाल सकते हो। और भी अगर आपको कोई समस्या हो, कोई नहीं समझ में आई, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।